तो चलिए, तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, मैंने आपको अगर इस बुक के हिसाब से बताऊं तो मैंने यहाँ तक करवा दिया है। मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करवा दिया, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मैंने आपको नेशनल इनकम के कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स चीज़ें भी बता दी। अब हमारा सिर्फ फोकस रहेगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो एक बार चलो, एक बार फिर से हम लोग देख लें पीछे से अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने। तो हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, ये सारी स्लाइड्स याद होंगी आपको, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे हमने एग्रीगेट का मतलब देखा, फिर हमने क्लासिकल थॉट्स और मॉडर्न थॉट्स के बीच में डिफरेंस देखा, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस देखा। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे स्टॉक एंड फ्लो के, मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में जाना, नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में पढ़ लिया, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, उसके बाद कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करते हैं, नेट से ग्रॉस पर आने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर इनकम से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर कैसे आते हैं, और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे निकलती है और नेशनल से डोमेस्टिक इनकम पे कैसे आते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए। और ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। अब इन 8 टर्म्स के बारे में मैं आपके सामने आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ये सारी टर्म्स मैं आपको फिर से एक एक करके समझाने वाला हूँ। ये वेरियस एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, और इन्हीं सबको हम लोग धीरे धीरे करना सीखेंगे, और इनके साथ साथ हम आगे की चीज़ें भी कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। इनके साथ साथ हम आगे की चीज़ें भी कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ आज के लेक्चर की, मतलब आगे की कहानी की। लेक्चर तो हमारा 2 घंटे से चल रहा है, और 2 घंटे में हम लोगों ने पीछे की काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। और अगर आप शुरू से बने हुए वीडियो में तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज़। तो बच्चे मेरे बहुत सारे बोलते रहते हैं कि सर आप इकोनॉमिक्स अनअकैडमी प्लस पर लाइव नहीं ले रहे हो, लाइव नहीं ले रहे हो। तो भैया यूट्यूब पे तो ले रहा हूँ यार, यूट्यूब पे पढ़ लो, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई डुप्लीकेट तो है नहीं। तो यहाँ पर भी आपका कंप्लीट हो ही आना है, और फ्री में हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए, अभी तक मैंने आपको बात बताई कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू दी गई है और आप उस ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको माइनस डेप, और नेट वैल्यू दी गई है और ग्रॉस वैल्यू निकालना चाहते हैं प्लस डेप। दूसरे नंबर पे आप फैक्टर कॉस्ट पर हैं, मार्केट प्राइस पर जाना चाहते हैं प्लस एनआईटी, और मार्केट प्राइस पर हैं, फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हैं माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आप डोमेस्टिक पर हैं और आप नेशनल निकालना चाहते हैं तो प्लस NFIA, और नेशनल पर हैं डोमेस्टिक निकालना चाहते हैं माइनस NFIA। सीधा सीधा इन सभी को बता दिया। लेकिन इनका सर यूज़ कहाँ पर करना है, कैन यू प्लीज़ एलेबोरेट कि इनका यूज़ कहाँ पर करें हम, इनके सही मायनों में। तो बेटा 8 टर्म्स हैं, 8 टर्म्स को मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ। सबसे पहली टर्म आती है GDP, और P। बच्चे अक्सर इस GDP की बातें करते रहते हैं, सर देश की GDP कम हो रही है। न्यूज़ चैनल भी अक्सर न्यूज़ में बहुत डिबेट करते हैं GDP। एक्चुअल में उन्हें खुद पता नहीं होता कि GDP होती क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि GDP बनती कैसे है, लेकिन बस देश की GDP कम हो रही है, देश की GDP कम हो रही है, आ जाते हैं लोग हमला बोलने के लिए। तो आज हम लोग थोड़ा GDP को डिटेल में समझना शुरू करेंगे, और किस चीज़ को देश की नेशनल इनकम बोला जाता है और GDP का क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें आज की क्लास में देखते हैं। तो GDP का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी टोटल वैल्यू प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, जो कि एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस की गई है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक साल के अंदर भी कह सकते हो आप। एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं उन सभी की टोटल वैल्यू को GDP बोलते हैं। एग्जाम्पल लेके चलें कि मान लीजिए हम लोगों की जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, ये वाली क्लास, मान लीजिए ये हैं 50 बच्चे, 50 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस क्लास।
मैंने उन सबसे पूछा भैया तुम बताओ, एक से पूछा तुमने कितने गुड्स का प्रोडक्शन किया, बोले मैंने 10,000 के गुड्स का प्रोडक्शन किया। दूसरे से मैंने पूछा भैया तुमने कितने गुड्स का प्रोडक्शन किया, बोले मैंने 50,000 के गुड्स का प्रोडक्शन किया। ऐसे ही मैंने तीसरे से पहुंचा, चौथे से, सबसे मैंने पूछा तो सबने बताया कि भैया टोटल मिलाकर मैंने जब 50 के 50 बच्चों का जो प्रोडक्शन था, जो उन्होंने गुड्स का प्रोडक्शन किया, उनकी वैल्यू का मैंने टोटल किया तो मुझे पता चला कि ये था 50 करोड़। तो जब मैंने सभी बच्चों के गुड्स का टोटल का प्रोडक्शन किया, गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्होंने प्रोड्यूस की, तो वो मेरी 50 करोड़ निकली। तो 50 करोड़ वो इस क्लास की जीडीपी हो गई। ऐसे पूरे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं इकोनॉमिक में, वो उनकी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। अब यही जीडीपी जो होती है, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, इसको दो वैल्यूज़ पे देखा जा सकता है। एक होती है ये फैक्टर कॉस्ट पर भी आप देख सकते हो इसी जीडीपी को, आप मार्केट प्राइस पर भी देख सकते हो। मतलब उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू देखनी है। तो भैया कौन सी वैल्यू देखनी है? मैंने बोला ना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बोला आपके सामने टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये मैं कौन सी वैल्यू की बात कर रहा हूँ? ये मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ क्या, जो फैक्ट्री पर है, या मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में बिक रही है? तो आपको दोनों तरीके से दी जा सकती है, आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि जीडीपी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कीमत पर कितनी है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का कितना खर्चा आया, मतलब लेबर का वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, इन सब का टोटल मिलाकर जो जीडीपी बनेगी वो फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी होगी। अगर इसी चीज़ में हम प्लस कर देंगे एनआईटी, गवर्नमेंट के टैक्सेस भी प्लस कर देंगे, तो हमें वो पता चल जाएगी कि सामान वो मार्केट में एक्चुअल में कितने वैल्यू पर बिक रहा है, एक्चुअल मार्केट प्राइस। तो हमें इसके बारे में क्या पता चल जाएगा, मार्केट प्राइस के बारे में पता चल जाएगा कि मार्केट में वो कीमत कितनी है। तो आपको ये देखना है कि वही प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर कितना है और वही प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर कितना है। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो दोनों तरीके से हम जीडीपी देख सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब आप कह सकते हो फैक्ट्री की कॉस्ट पर, फैक्ट्री के अंदर अभी तक सामान मार्केट में नहीं पहुंचा है तो कितने कीमत के हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हमें देख दिए जाए, जोड़ दिए जाए, तो उसमें फिर हमें वो पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट मार्केट में जिस कीमत पे बिक रहा है उस कीमत पर जीडीपी कितनी है। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट प्राइस पर आपको वही जीडीपी ज़्यादा दिखेगी और फैक्टर कॉस्ट पर वही जीडीपी कम दिखेगी, सेम गुड्स। मैं मानता हूँ आपको, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए के पेन मैन्युफैक्चर किए। अब ये फैक्ट्री की कीमत पर है। जैसे ही मैं इसे मार्केट में बेचने गया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगे वो 12% लग गए, मान लो वो 12,000 रुपये लग गए। अब यही सामान मार्केट में कितने रुपए में बिकेगा, 1,12,000 रुपये में। तो वही जीडीपी आपको फैक्ट्री की कीमत पर दिख रही थी, फैक्टर कॉस्ट पर 1 लाख रुपए दिख रही थी, वही जीडीपी अब आपको मार्केट प्राइस पर दिखेगी 1,12,000 रुपये पर। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जो निकालने के लिए दोगे हम निकाल लेंगे। अगर हमें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर दोगे, मार्केट प्राइस पर जाने के लिए बोलोगे तो हम प्लस एनआईटी कर देंगे। अगर मार्केट प्राइस की जीडीपी दोगे और फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए बात करोगे तो हम माइनस एनआईटी कर देंगे। हमारे को कोई टेंशन नहीं है। तो इसी जीडीपी को अब हम आगे लेते हुए चलते हैं। तो मैंने अभी इसको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर थोड़ा सा साइड पर रखते हैं, थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं। तो बात थी जीडीपी की। अब जीडीपी में आपको ये तो वर्ड पता चल गया, इसका मतलब था ग्रॉस, इसका मतलब था डोमेस्टिक, और इसका मतलब था प्रोडक्ट। ग्रॉस, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मैं इस ग्रॉस को चेंज कर दूं नेट के साथ, इस ग्रॉस को चेंज कर दूं तो नेट के साथ, तो ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि मैंने इस ग्रॉस में से जो भी वैल्यू थी, ग्रॉस वैल्यू थी, मान लीजिए 1 लाख रुपए की ही थी, 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, और उस 1 लाख के पेन को बनाने के लिए मैंने जो मशीनें यूज़ की वो मशीनें 5,000 रुपये से ख़राब हो गई, मतलब वो 5,000 की मशीनें यूज़ हो गई, वो 5,000 से मशीनें डेप्रिशिएट हो गई। तो एक्चुअल में जो मैंने गुड्स एंड प्रोडक्शन किया है वो 1 लाख तो किया है, लेकिन इस 1 लाख के प्रोडक्शन को करने के लिए मैंने 5,000 के गुड्स जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड थे उनकी कुर्बानी दे डाली, मतलब उन 5,000 की मशीनों की कुर्बानी लगा डाली। तो एक्चुअल में जो मैंने प्रोडक्शन किया है, वो नेट जो मैंने किया है वो 1 लाख का नहीं किया है, उसको बनाने में मैंने 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। तो एक्चुअल में जो मेरा प्रोडक्शन हुआ है, नेट प्रोडक्शन, वो हुआ है 95,000। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलेंगे एनडीपी। अब ये एनडीपी दोनों कीमत पे हो सकती है, ये फैक्टर कॉस्ट पर भी हो सकती है, ये मार्केट प्राइस पर भी हो सकती है। तो इसमें क्या समस्या थी?
आप लोगों को समझ में आया? वही प्रोडक्शन जो हमारा जीडीपी था वो ग्रॉस वैल्यू था। अभी उसमें से हमने डेप्रिसिएशन बस माइनस कर दिया, उस प्रोडक्ट को जितना प्रोड्यूस किया उसमें से जितना खर्चा हमारा डेप्रिसिएशन का था उसको माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया नेट हमने इस साल कितना प्रोड्यूस किया है। सोचो, तुमने 1 करोड़ का प्रोडक्शन किया और इसे 1 करोड़ के प्रोडक्शन के लिए तुमने 10 लाख की मशीनें खराब कर डाली, 10 लाख की जेसीबी की तोड़ डाली, तो मैं आपने 1 करोड़ का प्रोडक्शन किया, नेट आपने जो प्रोडक्शन किया है वो 90 लाख का किया है, क्योंकि 1 करोड़ का आउटपुट बनाने के लिए आपने 90 करोड़ के इनपुट्स की भी तो बलि चढ़ा दी। तो ये क्या है? डेप्रिसिएशन आपका ग्रॉस से नेट पर जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक और टर्म हमारे सामने निकल कर आ गई, वो टर्म का नाम क्या है? वो टर्म का नाम है एनडीपी। तो जब भी आप ग्रॉस में से माइनस करोगे डेप, जब भी आप ग्रॉस में से माइनस करोगे डेप, आपको मिलेगा नेट। ग्रॉस से माइनस करोगे डेप तो मिलेगा नेट। क्लियर हो गया? तो एक चीज़ मैंने बताई, जीडीपी। दूसरे नंबर पे जीडीपी से मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन, तो वही जीडीपी बन गई एनडीपी। अब सोचो, ये अभी क्या है? एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक वर्ड यूज़ कर रहा है, ये एक देश के अंदर ही अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। अभी ये गुड्स जो मैंने नेट प्रोडक्शन किया 90,000 रुपये का, 1 लाख का मैंने प्रोडक्शन किया था, उसमें से मैंने 10,000 के डेप्रिसिएशन लगा दिया और अब वो गुड्स 90,000 रुपये के बचे हैं नेट प्रोडक्शन। लेकिन ये देश की बाउंड्रीज़ के अंदर ही अंदर हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है। अभी हम डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर नहीं निकले, अभी हमने देश की सीमाओं के बाहर नहीं झांका है। तो जब हम देश की सीमाओं के बाहर जाएंगे तो हमें पता चलेगा हमारे देश की बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो विदेशों में प्रोडक्शन कर रही हैं, लेकिन उन फर्म्स का कंट्रोल मैनेजमेंट हमारे देश से किया जा रहा है। और जब वहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो अर्निंग आएगी उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो विदेशों की कंपनियों की हैं जो इंडिया में लगे रखी हैं, और उनसे पैसा, हमारे देश का पैसा विदेशों में चला जाएगा, तो वो क्या होगा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमारे देश में विदेशों से पैसा आया कितना और विदेशों में पैसा गया कितना? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से अगर हम माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमें जो टर्म निकल कर आती है उसको बोलते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसके बारे में मैंने अभी पीछे बताया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो विदेशों से आपने नेट कितनी फैक्टर इनकम कमाई? फ्रॉम में से 2 को माइनस कर दो, मान लो आपने 10,000 करोड़ की इनकम कमाई, उसमें से आपने 3,000 की गवा भी दी, तो नेट आपने जो कमाया वो कितना कमाया? 7,000 कमाया। तो ये क्या है? आपका एनएफआई है। तो जब मैं इस डोमेस्टिक वैल्यू में फॉरेन से जो मैंने कमाया वो भी प्लस कर दूं, इस डोमेस्टिक वैल्यू में जो फॉरेन से मैंने कमाया ये भी अगर मैं प्लस कर दूं, तो ये बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये सीधी बात है, ये भी मार्केट प्राइस पर हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट पर भी हो सकता है, ये भी मार्केट प्राइस पे हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट पे भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम निकालने के लिए मैंने क्या किया? सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया। तो आपके सामने मैंने सारी टर्म्स दे दी। पहली टर्म मैंने आपको जो बताई वो बताई जीडीपी, दूसरे नंबर पे एनडीपी, तीसरे नंबर पे एनएनपी। एक और हो सकती है कि मैं ग्रॉस वैल्यू पर ही नेशनल प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, बिल्कुल देख सकता हूँ। बस इसी एन वाली वैल्यू में प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी पता चल जाएगा। आप नहीं चाहते कि जो आपने देश में बनाया और विदेशों से बनाया उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करो, आप चाहते हो कि ऐसे ही एक्चुअल में देखते हैं कि इस साल प्रोडक्शन कितना हुआ है, डेप्रिसिएशन को साइड पर रख देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कि देश में आपने कितना प्रोडक्शन किया और विदेशों में आपने कितना प्रोडक्शन किया, वो आपका जीएनपी से पता चल जाएगा। तो ये 4 टर्म्स हो गई। अब ये आपका मार्केट प्राइस पर भी हो सकती हैं, यही 4 टर्म्स आपकी मार्केट प्राइस पर भी हो सकती हैं, और यही 4 टर्म्स आपकी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी,
ये चारों की चारों आपकी फैक्टर कॉस्ट पर भी हो सकती हैं, इन चारों का टर्म फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है। तो ये चारों आपके क्या है, एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के चार नए। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा निकालने के लिए, तो समस्या यही है, क्वेश्चन हमसे कुछ भी निकालने के लिए पूछ सकता है। क्वेश्चन हमें बोल सकता है एनएनपीएफसी निकालो, क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे जीएनपीएफसी निकालो, कोई बोलता है एनडीपीएफसी निकालो, कोई बोले एनएनपीएमपी निकालो, तो कुछ भी निकालने के लिए बोल सकता है। मैं आपको दो टर्म्स जो स्पेशल है वो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा दो टर्म्स जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है अपने लिए। एक हो गया एनडीपीएफसी और एक हो गया एनएनपीएफसी। फ़र्क इसमें सिर्फ एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ही है, वो तो आप समझ गए हो। लेकिन ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि आपसे कोई बोले कि डोमेस्टिक इनकम बताओ, अगर आपसे कोई बोले कि डोमेस्टिक इनकम बताओ, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है आपकी, डोमेस्टिक इनकम है, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम है। और आपसे कोई बोले कि नेशनल इनकम बताओ, तो एनएनपीएफसी आपकी नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब क्वेश्चन में अगर मैं आपसे दूं, मैंने आपको गिवन दे रखा है, एक क्वेश्चन तो हम पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जीएनपीएमपी और बोला जा रहा है कि सर जीएनपीएमपी की वैल्यू मान लो 10,000 दी गई है और आप क्या निकालिए, आप निकालिए एनडीपीएफसी। जीएनपीएमपी दिया गया है और आपको बोला जा रहा है एनडीपीएफसी निकालिए, तो आप क्या करोगे, इसी जीएनपी की वैल्यू में कुछ ना कुछ एडजस्ट करेंगे ताकि एनडीपीएफसी निकल आए। क्या करना है, जी का मतलब है ग्रॉस और यहाँ पर निकालना क्या है, नेट। तो जब भी किसी ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाना पड़ता है तो ग्रॉस वैल्यू से माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, इसमें डेप्रीसिएशन हम माइनस कर देंगे। अच्छा, कोई भी वैल्यू नेट वैल्यू पर दी गई है और हमें उसे डोमेस्टिक पर मतलब नेशनल वैल्यू दी गई है, हमें नेशनल दिया गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और हमें जाना है डोमेस्टिक पर, तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए उल्टा करना पड़ता है, माइनस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें से माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और बोले कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है, तो भैया फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो प्लस एनआईटी करते हैं, उल्टा आते हैं तो माइनस एनआईटी करते हैं, तो माइनस कर देंगे एनआईटी, तीनों ही चीज़ें माइनस कर देंगे, लो हो गया काम। तो इस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे, दिया होगा क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन में कितना है, 100 है 200 है वो भी दिया होगा, एनएफआईए भी बताया होगा कितना है, एनआईटी भी बताया होगा कितना है, और बस आप प्लस माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जी कि आपका एनडीपीएफसी कितना है। इसी जीएनपी की वैल्यू में हमने ये एडजस्टमेंट किया तो आपको एनडीपीएफसी की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हमने अभी पीछे तक देखा है, एक क्वेश्चन भी देखा था इसके कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी तो इतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास कि हम उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, लेकिन अभी मैं आपको जो मेन मुद्दे पे ले जाना चाहता हूँ वो है नेशनल इनकम। अब हमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या बोलेंगे, एक लेवल और बढ़ा देंगे, हमें यहाँ पर एक चीज़ गिवन थी, हमें जीएनपी की वैल्यू गिवन है और हमें एनडीपी निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो जब भी हमें कुछ निकालने के लिए देंगे इस तरह से तो एक वैल्यू तो गिवन होती है, लेकिन अब आगे के क्वेश्चन जो आने वाले हैं वहाँ पे इन 8 में से एक भी वैल्यू हमें नहीं दी गई होगी, इनमें से 8 में से एक भी वैल्यू नहीं दी गई होगी, हमें वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस वैल्यू से निकालने के बाद फिर हमें जो पूछा जाएगा हम वो निकाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए हमें पूछा गया कि आप निकालिए नेशनल इनकम निकालिए, और कौन सा मेथड लगा लीजिए, मान लीजिए पहला मेथड लगा लीजिए, तो उस पहले मेथड को लगा के हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जीडीपीएमपी, और जीडीपीएमपी की वैल्यू को नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी पे कैसे कन्वर्ट करना है वो हम लोगों ने अभी सीख लिया, आ गया समझ में। तो अब हमें सीखना कि वो एक लौती वैल्यू जो हमें निकालनी है, जो भी हमें गिवन नहीं होगी वो कैसे निकालेंगे। उस चीज़ को निकालने के लिए या फिर आप कह सकते हो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं और तीनों मेथड एक ही आंसर देते हैं क्योंकि एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड, फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्शन मेथड, सेकंड मेथड इज इनकम मेथड
और थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड्स हैं। अब मैंने बोला इन तीनों मेथड से क्या निकलेगा, नेशनल इनकम नहीं बेटा, उन 8 में से एक टर्म निकल आएगी। और आगे तो हमें कुछ भी पूछ लो, हम तो सब कुछ निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन मेथड लगाओगे, इसी मेथड को हम लोग नाम देते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का नाम भी इसको दिया जाता है, ठीक है। अब इस मेथड से लगाकर आपको मिलेगा GDP-MP। जब ये मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको GDP-MP की वैल्यू पता चल जाएगी। बस हमें चाहिए क्या है, एक वैल्यू बता दो। एक्सपेंडिचर मेथड में भी यही हाल है, एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करके भी आपको GDP-MP की वैल्यू मिल जाएगी, और इनकम मेथड से सॉल्व करके आपको मिलती है NDP-FC की वैल्यू। तो बस हमें एक मेथड कोई भी लगाना है और एक वैल्यू कोई भी आइडेंटिफाई कर लेनी है, और उसके बाद जो वो लगाने के निकालने के लिए बोलें वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो एक एक करके तीनों मेथड्स को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। शुरुआत करता हूँ मैं किससे, प्रोडक्शन मेथड से। शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, प्रोडक्शन मेथड से। फिलहाल थोड़ा सा स्लाइड देखते चलें। तो ये मैंने 8 टर्म्स के बारे में आपको बताया अभी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नहीं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने GDP के बारे में बताया, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है इन लोगों के द्वारा, मान लो इनके द्वारा ये प्रोड्यूस किए गए, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें इनके द्वारा प्रोड्यूस की गई एक साल के अंदर, उन्हीं सभी को मिलाकर क्या बनेगा, GDP बनेगी। उन्हीं सभी की वैल्यू को मिलाकर बनती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बन जाएगी हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसी में हम प्लस माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो ये बन जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट। फैक्टर कॉस्ट पे होगी तो फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे होगी तो मार्केट प्राइस पे। कितना ईजी रहा, समझ गए। तो अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और मैंने आपको बताया 3 मेथड होते हैं, एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड, और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों ही मेथड से जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो तीनों ही मेथड से हमारा जो आंसर आता है वो सेम आता है। तीनों ही मेथड से आंसर सेम आता है। वैल्यू एडेड मेथड से चाहे सॉल्व कर लो, चाहे इनकम मेथड से सॉल्व कर लो, और चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व कर लो। किसी भी वैल्यू, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो आने वाला है वो सेम आने वाला है। अब क्यों आने वाला है, इसका रीज़न यहाँ पर है। याद करो पहला स्लाइड जब हमने ये पढ़ना शुरू किया था, एक देश के अंदर इनकम का फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, देश के अंदर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, वही इनकम दूसरों में बांटी जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, और वही इनकम जब लोग खर्च करते हैं तो वो डिस्कम्पोजिशन फेज होता है, वही इनकम इनके पास पहुंच जाती है। तो जितना प्रोडक्शन हुआ वो टोटल कर लो, तो ये प्रोडक्शन मेथड हो गया। जितनी लोगों को इनकम मिली, इनकम उतनी ही मिलेगी जितने का प्रोडक्शन होगा, तो इनकम का टोटल कर लो चाहे, तो इनकम मेथड हो गया। और लोग उतना ही खर्च करेंगे जितनी लोगों की इनकम होगी, उससे ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे, तो इसका टोटल कर लो, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। तो चाहे प्रोडक्शन फेज देख लो, चाहे इनकम फेज देख लो, चाहे डिस्कम्पोजिशन फेज देख लो, तीनों ही मेथड में बराबर बराबर होगा। जितना प्रोडक्शन होगा उतनी इनकम होगी और उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। तो चाहे कोई भी मेथड लगा लो, तीनों ही मेथड से हमारा आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो सेम आंसर हमारा आने वाला है। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या अभी तक हुई होगी। चलिए, तो कहानी तो क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। वी हैव 3 different methods to measure the national income because the production income and expenditure are the 3 different phases of circular flow of income। तीनों ही अलग अलग phases हैं एक ही circular flow of income के। यूज़ ए पर्टिकुलर मेथड डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा। आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डेटा अवेलेबल है। अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा अवेलेबल है तो इससे निकाल दो, इनकम मेथड का डेटा अवेलेबल है इससे निकाल दो। ऑल द 3 मेथड्स गिव द सेम रिजल्ट बिकॉज they are used to measure a same physical output at 3 physical phases।
हर एक मेथड सेम लेवल पर देखा जा रहा है, सेम चीज़ देखी जा रही है, उतना ही प्रोडक्शन, उतना ही इनकम, उतना ही एक्सपेंडिचर। लेकिन हमारे देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? हमारे देश में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का काम जो करता है वो करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देख लो CSO, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं CSO के बारे में। हाँ, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसका काम क्या है? इसका काम है डेटा कलेक्ट करना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, ये है। द डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स विच आर इंक्लूड्स GDP, government, private final consumption expenditure, fixed capital formation and macro aggregates. The division bring out the annual publication titled National Account Statistics containing these statistics. तो यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है आपको देखने के लिए? ये सब चीज़ें आपको देश की जो भी है नेशनल इनकम से जुड़ी हुई वो सब कौन कैलकुलेट करता है? हमारा CSO करता है। CSO के और भी काम है, फिलहाल जो हमारा मेन काम था वो हम लोगों ने देख लिया। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दिया गया, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में भी गलत था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO। ओके, किसी को और कोई समस्या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। अच्छा देखो मैं लेक्चर कितने बजे रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहला मेथड आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। पहले मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। इसी मेथड को आप लोग नाम देते हो प्रोडक्शन मेथड। यही मेथड आपको जाना जाता है प्रोडक्शन मेथड के नाम से, प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, प्रोडक्शन के हर एक फेज पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ उसका टोटल कर लो। हर एक फेज पर आपने कितना वैल्यू ऐड किया वही आपका टोटल कर लो, तो आपका टोटल प्रोडक्शन पता चल जाता है। मतलब वैल्यू एडेड क्या है पहले तो ये समझना ना। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड का मतलब है रेफर्स टू एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वैल्यू में कीमतें बढ़ाते जाना, और जितनी आप उसमें चीज़ें जोड़ते जाओगे उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करना चाहता हूँ वैल्यू एडेड का मतलब होता क्या है। अच्छा, ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आपके सामने क्या दिया गया है? आयरन ओर दी गई है, ठीक है। ये आपके सामने आयरन ओर है। आयरन ओर का मतलब लोहे की खदान है। अब बताओ आपने यहाँ पर क्या किया? आपने यहाँ पर वेजेस लगाए, आपने लोगों को वेजेस दिए, आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किया, मतलब यहाँ पे आपने लैंड यूज़ की, यहाँ पे आपने लेबर यूज़ की, आपने यहाँ पर मशीनें लगाई, कैपिटल लगाई, और आपने अपना भी प्रॉफिट जोड़ा ये सब काम करके। आप मुझे बताओ आपने लोहा निकालने के लिए क्या कोई रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया? यहाँ पर आपने इन सब चीज़ों का तो इस्तेमाल किया, यू यूज़ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट क्या आपने कोई इंटरमीडिएट गुड्स का यूज़ किया? जैसे मैं बोलूँ पनीर बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल करना पड़ता, तो क्या आपने लोहा बनाने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है? लोहा तो पहले से ही बनाया था, बस उसको आपको निकालना था, उसको निकालने में आपका बस खर्चा हो। तो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन जहाँ पर कितना है? 0 है। लेकिन आपने वेजेस दिए, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, रेंट दिया, तो टोटल मिला के मान लो आपने 1 लाख रुपए का वैल्यू एडिशन किया। आपने अपना प्रॉफिट भी जोड़ लिया उसमें। मान लीजिए आपने वेजेस दिए, इतना लोहा निकालने, एक क्वांटिटी का आपने लोहा निकाला, उस आयरन को निकालने के लिए आपने वेजेस दिए 10,000 रुपये के, आपने इंटरेस्ट दिया 10,000 रुपये का, आपने रेंट दिया, उस व्यक्ति को रॉयल्टी दी 30,000 रुपये की, और टोटल मिलाकर आपने सोचा चलो 50,000 हो गया, और 50,000 रुपये मेरा प्रॉफिट है, और ये मैं पूरा लोहा जो मैंने निकाला है ये मैं 1 लाख रुपये मार्केट में बेचूंगा। तो आपने वैल्यू एडिशन कितने का किया? आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके टोटल मिलाकर 1 लाख का वैल्यू एडिशन किया है, क्योंकि आपने 0 रुपये का इंटरमीडिएट कंजप्शन किया। ठीक है, पहला फेज़ खत्म हुआ, आपने ये 1 लाख रुपये का वैल्यू एडिशन किया, 0 रुपये का इंटरमीडिएट गुड्स था, और फाइनली आपने उसको 1 लाख रुपये में बेच दिया। फाइनली आपने 1 लाख रुपए को उसको बेच दिया। लेकिन आपने जिसको बेचा वो लोहा कौन सी कंपनी थी? वो थी एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपने एक स्टील बनाने वाली कंपनी को वो 1 लाख रुपए का क्या बेचा? लोहा बेचा। अब लोहा
तो 1 लाख रुपए का खरीदा, स्टील बनाने वाली कंपनी है, तो उसको तो उस लोहे से क्या बनाना है, स्टील बनाना है, तो वो 1 लाख रुपए का तो उसने रॉ मटेरियल खरीदा है, मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन किया है, रॉ मटेरियल खरीदा है 1 लाख रुपए का। अब वो 1 लाख रुपए के इस रॉ मटेरियल पर वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट का खर्चा करेगी, और टोटल मिलाकर उसने देखा 1 लाख रुपए का स्टील, और मेरा वेजेस का खर्चा आया 1 लाख रुपए का, इंटरेस्ट का खर्चा आया 50,000 रुपये का, 50,000 का रेंट हो गया, और इसे बोला 2 लाख मुझे प्रॉफिट चाहिए अपना, जो फर्म ये काम कर रही थी, तो उसने टोटल मिलाकर 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल और 4 लाख रुपए का वैल्यू एडिशन किया, और टोटल मिलाकर 5 लाख का वो सामान बेचा। तो 1 लाख का रॉ मटेरियल 5 लाख का बेच रहे हैं, तो कितने का वैल्यू एडिशन हुआ, 4 लाख का। और यही 5 लाख का वैल्यू एडिशन करके स्टील बेचा गया एक कार बनाने वाली कंपनी को 5 लाख रुपए का। उस कार बनाने वाली कंपनी ने 5 लाख का वो स्टील खरीदा, उस पर वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट जोड़कर टोटल मिलाकर वो कार जो बेची वो 10 लाख रुपए की बेची। तो टोटल मिलाकर उस कार बनाने वाली कंपनी ने कितने का वैल्यू एडिशन किया, 5 लाख रुपए का वैल्यू एडिशन किया। तो हर एक स्टेज पर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो हर एक स्टेज पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता हुआ दिख रहा होगा। तो इसी वैल्यू एडिशन को क्या बोलेंगे, जो हर एक स्टेज पर वैल्यू एडिशन हो रहा है, यहाँ पर 1 लाख का हुआ, यहाँ पे 4 लाख का हुआ, यहाँ पे 5 लाख का हुआ, ये फाइनल गुड्स थे और ये इंटरमीडिएट कंजप्शन था। तो ये जितने का आप वैल्यू एडिशन करते जा रहे हो, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यही टोटल मिलाकर क्या बनी, 10 लाख रुपए की देश की जीडीपी बन गई। तो हर एक स्टेज पर जितने का वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसी को अगर आप टोटल करते जाओ तो वही आपकी क्या बन जाती है, देश की जीडीपी बन जाती है। हर एक स्टेज पर जितने का वैल्यू एडिशन किया वही जीडीपी थी। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक और सिंपल वाला, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक फार्मर है और उसने, किसान है, एक भैंस पाल रखी है, भैंस, हाँ भैंस को क्या बोलते हैं, ऑक्स, हाँ भैंस पाल रखी है। अच्छा, भैंस क्या करती है, भैंस को चारा वारा खिलाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं जोड़ो, वो मान लो ऐसे, ठीक है, खेतों में लगा हुआ है, चरा लेते हैं, फ्री में आता है। भैंस 1,000 रुपये का मिल्क देती है, भैंस से मिल्क निकलता है वो 1,000 रुपये का निकलता है। तो फार्मर ने कितने का वैल्यू एडिशन किया, उसने 0 रुपये का इनपुट लगाया और 1,000 रुपये का मिल्क निकाला, तो 1,000 रुपया उसने क्या कर दिया, बेचा 1,000 रुपये का, तो उसका वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 1,000 रुपये का। यही मिल्क जो उसने बेचा वो बेचा किसी डेयरी वाले को, उसने 1,000 रुपये का मिल्क खरीदा और उससे 5,000 रुपये का पनीर बनाया। 1,000 का मिल्क यूज़ करके 5,000 का पनीर बेचा, तो इस डेयरी वाले ने कितने का यूज़ किया, इस डेयरी वाले ने 4,000 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। 1,000 का वैल्यू एडिशन जहाँ पर हुआ, 4,000 का वैल्यू एडिशन जहाँ पर, ये 5,000 का पनीर किसी 5 स्टार होटल वाले ने खरीदा और उसने इसी 5,000 के पनीर को एज ए इनपुट यूज़ करके 10,000 रुपये का आउटपुट बेचा। जो भी पनीर की सब्जी, पनीर फ्राई, कढ़ाई फ्राई, थोड़ी दुनिया भर की चीज़ें 10,000 रुपये बेची। 10,000 कम ले लिया मैंने, चलो ले लेते 18,000 रुपये में बेची। तो टोटल मिलाकर इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, इसने 13,000 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। तो अब मैं पूछूं तुमसे कि बताओ देश में जीडीपी कितनी है, कितनी जीडीपी आई। तो हर एक स्टेज पर जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, 1,000 रुपये का इसका वैल्यू एडिशन, 4,000 रुपये का इसका वैल्यू एडिशन, और टोटल मिलाकर 13,000 का इसका वैल्यू एडिशन। तो टोटल मिलाकर कितने का वैल्यू एडिशन हुआ सब देश में, 18,000 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ। पूरे देश में कितने का वैल्यू एडिशन हुआ, 18,000 रुपये का। यही हमारी क्या हो जाएगी, एक हिसाब से जीडीपी हो गई। सिंपल सी तो बात। तो मैंने आपको जो स्लाइड बता रहा था, ये स्लाइड का मतलब समझ में। तो एक तो ये तरीका है, ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया, ऐसे हम कितनी फर्म्स का वैल्यू एडिशन जोड़ते रहेंगे। तो एक और सिंपल तरीका बता देता हूँ। तो मैंने आपको जो बताया, एक तो मैंने बोला कि सीधे सबने जितने जितने का वैल्यू एडिशन किया, 1 लाख का इसने किया था, 4 लाख का इसने किया था, 5 लाख का इसने किया था, तो 10 लाख का हो गया। एक काम और कर लो, इसने कितने का सेल किया सामान, ये और देख लो, टोटल सेल कितने कितने की है। इसने 1 लाख की सेल की, इसने 5 लाख की सेल की, इसने 10 लाख की सेल की। तो 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख इक्वल टू 16 लाख की सेल की। अच्छा, इस 16 लाख की सेल करने के लिए इन्होंने कितने का रॉ मटेरियल यूज़ किया, इसने 0 का किया था, इसने 1 लाख का किया था, इसने 5 लाख का किया था। तो टोटल 5 प्लस 1 लाख इक्वल टू 6 लाख। तो 16 लाख में से 6 लाख माइनस किए तो फिर से कितना आएगा, 10 लाख। तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा, और हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है, बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल आता है, GVA निकल आता है। इसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड।
आपको पता चल जाता कि ग्रॉस आपने कितनी वैल्यू ऐड की है। इसी बात को मैं आपको फिर से एक इधर से समझा देता हूँ। अगर आप सिंपल सी भाषा में कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, और प्रोडक्शन मेथड के अंदर हमें इस मेथड को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि इसमें वैल्यू ऐड ही निकाली जाती है, कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी ऑफिशियली यही मेथड यूज़ करती है ज़्यादातर। तो वैल्यू एडेड निकालना चाहते हो, यू वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी हो रही है। तो कितना सिंपल सा तरीका था, कितना सिंपल सा तरीका था, जितना आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया, टोटल प्रोडक्शन आपने जितना किया उसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब उस आउटपुट को बनाने में जितने के रॉ मटेरियल लगे, जितने के इनपुट्स लगे, उनकी वैल्यू को माइनस कर दो, और फिर आपने नेट जितना आउटपुट बनाया वो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। तो मान लेता हूँ मैंने जो प्रोडक्शन किया, मैंने प्रोडक्शन किया था 21 लाख रुपए के गुड्स का, मैंने 21 लाख रुपए का आउटपुट बनाया था। लेकिन इसी 21 लाख रुपए के आउटपुट को बनाने के लिए जो मैंने रॉ मटेरियल, बिजली का बिल, बिजली यूज़ की, रॉ मटेरियल यूज़ किया, पैकिंग मटेरियल यूज़ किया, वो सब इंटरमीडिएट कंजप्शन मिलाकर मैंने जो यूज़ किया वो किया 6 लाख रुपए का। तो टोटल मैंने जो वैल्यू एडिशन किया, GVA किया, वो किया 15 लाख रुपए का। और ये GVA जो होता है ये मार्केट प्राइस पर होता है, मार्केट प्राइस पर ये देखा जाता है। तो मेरा ग्रॉस वैल्यू एडिट कितना निकला, 15 लाख रुपए का निकला। तो बस अगर आप इस मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालना चाहते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ जो निकालनी पड़ेगी वो GVA निकालनी पड़ेगी। और GVA सिर्फ एक फर्म का नहीं, मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं सभी फर्म्स का GVA निकालना पड़ता है। जब हम हर एक फर्म का GVA निकाल देते हैं, मतलब कि फर्म 1 का ऐसा निकला, ऐसे GVA निकलेगा फर्म 2 का, ऐसे ही फर्म GVA निकलेगा फर्म 3 का। तो XYZ जितनी भी फर्म्स होंगी nth नंबर तक, उन सब का GVA जो निकलेगा उस ग्रॉस वैल्यू एडिट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जितनी भी फर्म्स होंगी उन सभी का GVA प्लस करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें क्वेश्चन इससे आगे कुछ भी निकलवा ले, हमने GDP MP निकाल दिया, फिर तो हम आग लगा देंगे, आगे तो हम NNPFC तक कैसे पहुंचना वो हमें पता ही है। तो इस स्लाइड से देखकर आपको समझ में आ गया होगा। तो GVA से हमारा निकल आता है वैल्यू एडेड, और वैल्यू एडेड अगर हम प्राइमरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तीनों ही सेक्टर्स का प्लस कर देते हैं तो बन जाती है हमारी GDP MP। मतलब आप पहले देखिए, आपने प्राइमरी सेक्टर आपको पता ही होगा, यही एग्रीकल्चर से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज के, वो किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर, आपने प्रोडक्शन जो किया टोटल गुड्स का उसको प्लस कर दीजिए। तीसरे नंबर पे सर्विसेज का, सबका मिला के सभी सेक्टर्स का GVA प्लस कर दीजिए, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का। तीनों सेक्टर का GVA जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो निकलेगा GDP MP, GDP MP। तो आगे हम लोग अपने फॉर्मूला पे आ गए कि वैल्यू एडेड अगर आपको निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वैल्यू एडेड निकल आएगा। और अब अगर आप यही वैल्यू एडेड को थोड़ा और डिटेल में ले चलें तो हमें और कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो अब मैं उन्हीं चीज़ों को आपको थोड़ा सा पता चलवाना चाहता हूँ कि थोड़ी सी बातें और जान लें आप। तो हमें क्या निकालना है, GVA निकालना है मार्केट प्राइस पर, और फॉर्मूला मुझे पता चल गया कि होता है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, बस इतना सा फॉर्मूला है। लेकिन CBSE में सिंपल तो देगा नहीं, तो अब वो फंसाएगा सबसे पहले हमें किस पर, आउटपुट पर। सबसे पहले फंसाया जाएगा हमें आउटपुट को लेकर, हमें आउटपुट ही गायब कर दिया जाएगा। आउटपुट का मतलब होता है हमारा टोटल प्रोडक्शन जो भी हमने किया है, और कई बार हमें आउटपुट ही ना दे तो अब क्या होगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सामान बनाया था, तो आप क्या करोगे, जहाँ तो इस 1 लाख रुपए के सामान को सेल कर दोगे, जहाँ अपने पास स्टॉक में रख लोगे कुछ। मान लीजिए आपका 80,000 का सेल हो गया तो आपके पास 20,000 रुपये का पड़ा होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर आउटपुट नहीं दिया गया है तो फिर आपको 2 चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। एक ढूंढना पड़ता है
कि आपके पास सेल्स कितनी हुई है इस पर, और सेल्स में प्लस करना पड़ता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, अब चेंज इन स्टॉक को कैसे निकाला जाता है, ये भी कभी कभी डायरेक्टली नहीं दिया जाता चेंज इन स्टॉक, तो हमें कभी कभी ये भी निकालना पड़ता है। तो इसको निकालने का भी तरीका होता है, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक। ये आपको कुछ ऐसे समझ में आएगा, समझिए कि सेल्स में से प्लस किया चेंज इन स्टॉक, जो भी स्टॉक हमारा बचा हुआ था, तो हमें पता चल जाएगा कि इस साल हमने टोटल प्रोडक्शन कितने का किया है। चेंज इन स्टॉक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। मान लीजिए रात को मैंने जब दुकान बंद की, क्लोजिंग कर रहा था, कल शाम को जब मैं दुकान बंद कर रहा था, तो मेरे पास गले में 1,000 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ था। मेरे पास दुकान में 1,000 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक है। उस 1,000 के स्टॉक में मैंने सुबह जब दुकान खोली तो प्लस किया परचेज किया मैंने 12,000 रुपये का सामान। और अब जब मैं बंद कर रहा हूँ दुकान, अब जब मैं दुकान बंद कर रहा हूँ शाम को, तो आज फिर क्लोजिंग बचा है 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो आप बता सकते हो कि इस बार मैंने महीने का कितना स्टॉक बेचा, अभी आज के दिन में मैंने कितने का सामान बेचा है। तो आप बोलोगे कि 1,000 का पहले पड़ा हुआ था, 12,000 का तुमने परचेज किया, तो टोटल मिला के 13,000 का तो हमारे पास स्टॉक था, और उसमें से 2,000 अभी भी बचा हुआ है। तो टोटल सेल्स तुम्हारी कितने की हो गई, 11,000 रुपये की हो गई। और जो तुम्हारे पास इस महीने का बस स्टॉक है, मतलब इस महीने का मतलब आज का बस जो स्टॉक तुम्हारा बचा है, वो कैसे पता चलेगा, 2,000 का तुम्हारा आज का बचा हुआ है, 1,000 का कल का बचा हुआ था, तो 2,000 में से 1,000 माइनस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा नेट आज का जो स्टॉक एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो कितना है, 1,000 रुपये का। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है कि क्लोजिंग स्टॉक में से हम ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, तो पता चलता है कि इस बार हमारा जो स्टॉक चेंज हुआ है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो कितना है, 1,000 रुपये का। तो सेल्स में प्लस कर देते हैं जब चेंज इन स्टॉक, तो बंदा आपकी वैल्यू बन जाती है आउटपुट की, तो उस वैल्यू को नाम देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर हमें क्वेश्चन में आउटपुट डायरेक्टली गिवन है तो हमें इन दोनों को टोटली इग्नोर मानना है, जैसे घर वाले हमें इग्नोर मारते हैं जब हम पैसा मंगाते हैं, वैसे ही अगर हमें आउटपुट गिवन है तो हमें इन दोनों की तरफ तो देखना भी नहीं है, हमारा तो पूरा पूरा दिया है। लेकिन अगर आउटपुट ना दिया गया हो और जीवीए ही मेथड लगना हो, तो फिर आपको लगाना पड़ता है मेथड सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये हो गया। लेकिन सीबीएसई थोड़ा सा और लोचा कर देता है, कभी कभी सेल्स वर्ड को वो हाईलाइट कर देता है डोमेस्टिक सेल्स, इसको बोल देता है डोमेस्टिक सेल्स। अब डोमेस्टिक सेल्स बोल देता है तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हमें तो टोटल सेल्स चाहिए, जहाँ पर टोटल सेल्स निकालने के लिए प्लस कर दो एक्सपोर्ट, क्योंकि कुछ सामान तो आपने देश में बेचा है। अगर डोमेस्टिक वर्ड यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब कुछ सामान तो आपने देश में बेचा है, लेकिन अगर देश में बेचा है डोमेस्टिक है तो कुछ विदेश में भी बेचा होगा तो वो एक्सपोर्ट। लेकिन अगर सिर्फ सेल्स लिखी है तो इसमें सब कुछ इंक्लूड है, इसमें देश में कितना बेचा, विदेश में कितना बेचा, वो सब कुछ इंक्लूड है। लेकिन अगर उसमें डोमेस्टिक वर्ड यूज़ हो गया तो वो साफ साफ बता रहा है सिर्फ देश के अंदर कितना बेचा, तो विदेशों में भी कुछ बेचा होगा तो उसको प्लस कर लो एक्सपोर्ट को। लेकिन अगर अगला सेल्स है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसी वैल्यू ऑफ आउटपुट सामने सामने दी गई है तो ना इससे कोई लेना देना है ना कोई इससे लेना देना है, क्लियर हो गया होगा। लेकिन कभी कभी इंटरमीडिएट कंजप्शन में भी लोचा हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं डोमेस्टिक इम्पोर्ट। हम इम्पोर्ट क्यों करते हैं, ताकि हम आगे कोई प्रोडक्शन कर सकें, और यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक इंपोर्ट लिख दिया तो इसका मतलब डोमेस्टिक कंजप्शन लिख दिया, सॉरी डोमेस्टिक इंपोर्ट नहीं, डोमेस्टिक कंजप्शन, कि टोटल मिलाकर हमने लोकल में कितना कंजप्शन किया। तो जब लोकल में कुछ कंजप्शन किया तो इसका मतलब साफ साफ हिंट दे रहा है कि हमने कुछ इंपोर्ट भी किया होगा। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में अगर कहीं डोमेस्टिक कंजप्शन वर्स यूज लिखा है तो आपको इंपोर्ट भी प्लस करना है। लेकिन अगर साफ साफ हमें क्वेश्चन दे रखा है इंटरमीडिएट कंजप्शन इतना है तो फिर इनकी तरफ आपको देखना भी नहीं है, आपको पहले नंबर पे तो इन दो वर्ड्स को देखना है। अगर ये दो वर्ड्स आपको ज़िंदगी में मिल जाते हैं तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन अगर ये दो वर्ड्स नहीं मिले तो पहले आउटपुट को पूरा करो और आउटपुट बनाओ। आउटपुट कैसे बनेगा, सेल्स में से प्लस करो चेंज इन स्टॉक, और जब ये इन दोनों को प्लस कर दोगे तो निकल आएगा आपको आउटपुट। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं मिल रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करो ओपनिंग स्टॉक, और इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह डोमेस्टिक कंजप्शन लिखा है तो प्लस करो उसमें इंपोर्ट, और जब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या निकल आएगी आपकी, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल आएगा GVAMP, तो निकलेगा आपका GVAMP।
और ऐसे ही GVA-MP प्राइमरी सेक्टर, GVA-MP सेकेंडरी सेक्टर और GVA टर्शरी सेक्टर, तीनों को प्लस करो तो बन जाता है हमारा GDP-MP। और अब हमसे आगे कुछ भी पूछ लो, वो तीन टर्म्स को यूज़ करके हम इसको नेशनल इनकम बनाना है, लो अभी बना के दिखाते हैं। आप क्या चाहते हो, NNP-FC निकालना चाहते हो, नेशनल इनकम निकालना चाहते हो, ग्रॉस को किस पे लेके जाना, नेट पे, माइनस कर देंगे डेप, डोमेस्टिक को नेशनल पे लेना चाहते हो, प्लस कर देंगे NFIA। अच्छा, आप मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे लेना चाहते हो, माइनस कर देंगे NIT। बस निकल आया अब आपका NNP-FC। जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें से ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस, NFIA की प्लस और NIT की भी माइनस। आई थिंक सबको बातें क्लियर हो गई। और ये पहला मेथड था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, ये पहला मेथड था वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड का, ढूंढता हूँ मैं बुक, कहीं पे तो होगी। AC बंद कर देना। लीजिए भाई साहब, ये आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। छोटा सा क्वेश्चन मैं जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि हमें टाइम ना लगे सॉल्व करने में और हम लोग अगले फॉर्मूले पे जा सकें। ये क्या बोल रहा है हमें इस क्वेश्चन में, ये बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें GVA-FC निकालिए और हमें पता है हमारे पास क्या निकलता है, GVA-MP निकलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग वही निकालेंगे जो हमें फॉर्मूले में पता है। वो कैसे निकलता है, आउटपुट में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सबसे पहले ढूंढो आउटपुट, सेल्स, रेंट, सब्सिडीज, चेंज इन स्टॉक। नहीं भैया आउटपुट नहीं है, तो अब क्या चाहिए हमें, दो चीज़ें चाहिए। अब हमें सेल्स भी चाहिए प्लस चेंज इन स्टॉक भी चाहिए। इसका निशान का मतलब होता है डेल्टा और इसका मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, चेंज। तो अब सेल्स हाँ दी रखी है, कितनी है 180, और चेंज इन स्टॉक कितना है ये भी दिया रखा है 15, 15 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये 95 हो जाएगा, 195। अच्छा, इंटरमीडिएट कंजप्शन चाहिए, अब दिया गया है, ये दिया हुआ सीधे सीधे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वही तो है इंटरमीडिएट कंजप्शन। रॉ मटेरियल कितने का यूज़ किया, 100 रुपये का यूज़ किया, तो ये कितना बन गया 95। और ये क्या है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अच्छा, यही हमारी GDP है, क्योंकि दूसरी फर्म तीसरी फर्म तक दिया ही नहीं गया। तो ये अगर दूसरी तीसरी फर्म का कुछ है नहीं है तो प्लस करने के लिए हमारे पास क्या, जीरो। यही हमारी क्या बन जाएगी, GDP-MP। फिर भी हमें पूछा गया GVA-FC बताओ, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है NIT। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस करना पड़ता है NIT। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे दिए जाते हैं, हमें पता है पीछे से, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और यहाँ पर फिर से लोचा कर दिया इन्होंने, यहाँ पे टैक्सेस ही नहीं दिए। क्या बात करते हैं यार ये लोग, बड़ी गंदी बात करते हैं। इसमें से माइनस करने थे हमें NIT, है ना, और 95 माइनस टैक्सेस एक्स है, यानी एक्स नहीं ज़ीरो है, दिए नहीं गए तो क्या मानेंगे, ज़ीरो मानेंगे। और सब्सिडीज़ दे रखी हैं 10, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 95 प्लस 10 इक्वल टू 105 आपका क्या निकलेगा, GVA-FC निकल आएगा। 105 आपका GVA-FC निकल आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया NVA-FC निकालो, वही नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। तो मतलब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करके बात निकालना है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो पता है हमारा फॉर्मूला GVA-MP निकाल कर देता है, और हम तो हर बार वही निकालेंगे जो हमें पता है, और हम तो आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को ही माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखो, आउटपुट नाम की चिड़ैया जहाँ पर कहीं नहीं दी गई तो कोई बात नहीं, हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से काम चलाएंगे। सेल्स दिया गया 800,
और चेंज इन स्टॉक भी देखो कहीं पर, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग 20 है, ओपनिंग 50 है, तो माइनस में आ जाएगा। प्लस करना होता है लेकिन माइनस में आ जाएगा 30। कैसे आएगा देखो, मैं फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ आपको। हमें क्या करना था, आउटपुट में से माइनस करना था, नहीं प्लस करना था चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 20 है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 50 है, तो आंसर क्या आएगा 800 प्लस माइनस माइनस 30। इंटरमीडिएट कंजप्शन ये दिया गया, इंटरमीडिएट परचेज 500। अब ये कितना आंसर बचेगा, 500 में से 800 गए तो 300, और 300 में से 30 गए 270। ये क्या निकला, GVA-MP। ये क्या है, GVA-MP। अब आपको क्या निकालना है, NVA-MP, सॉरी NVA-FC। तो ग्रॉस को एक तो नेट में कन्वर्ट करना है तो माइनस डेप, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT। तो अब ये 270 की वैल्यू में डेप को देखो कितना है, ये लिखा है कहाँ पर गया, सीधे सीधे डेप्रिसिएशन 30। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए गए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज, टैक्सेस हर बार गायब कर देते हैं ये लोग, सेल्स, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट, इंटरमीडिएट परचेज। लो भैया कोई बात नहीं, कर दो माइनस, हमें क्या है प्लस, तो 0 माइनस 40, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 270 माइनस 30 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा ये, इसमें 10 बस प्लस कर दो 280, जी आ जाएगा NVA-FC 280 लाख। आ गया समझ में। अच्छा, यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जहाँ पे NVA फैक्टर कॉस्ट दिया गया है पहले से ही, और बोल रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ, मतलब NVA-FC दे दिया और वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ रहा है। पहले सिंपल सा देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर मैं उस पर ले चलता हूँ आपको। इसमें GVA-FC निकालने की बात कर रहा है, कोई और नहीं है भैया कि बच्चों को आराम से समझा दूँ, ज़रूरी है हर क्वेश्चन में लोचा डालना है। चलो इस क्वेश्चन में ठीक है, यहाँ पे NVA-MP निकालना है, तो सबसे पहले हमारा निकलना तो GVA-MP ही है, और इसमें से माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब आउटपुट ढूंढो, मुझे तो नहीं दिखा कहीं पर। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स 90 है, क्लोजिंग स्टॉक 15, 25 प्लस 10 आ जाएगा, आया समझ में। क्लोजिंग स्टॉक 25 है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं तो 10 आ जाएगा, तो आउटपुट आ गया। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना दिया गया, 40 दिया गया, सीधे सीधे 60 आ गया आपका, 60 आ गया आपका, 100 प्लस माइनस 40 तो 60 आ गया। GVA-MP निकल आया। अब दिए निकालना क्या है, NVA-MP निकालना है, तो इसमें से सिर्फ ग्रॉस में से नेट पे जाना है, तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप करना पड़ेगा। GVA-MP निकालने के लिए, NVA-MP निकालने के लिए GVA-MP में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और 60 में से डेप्रिसिएशन दिया गया होगा सामने सामने 20, आंसर आ जाएगा 40। आपका आंसर 40 आ गया। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लेते बड़ा सा। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने को बोल रहा है। अच्छा, हमें पता है हमारा फॉर्मूला है GVA-MP, और ये हमें बताता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन सामने सामने दिया है 75, कोई समस्या नहीं है। GVA-MP दे देता, जे दे देता, तो इसको x मानकर आराम से वैल्यू पुट कर देते और हमारा काम हो जाता, लेकिन समस्या कर दी। GVA नहीं दिया, NVA-FC दे दिया, NVA-FC दे दिया, और हमें GVA-MP चाहिए था, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाता, तो कोई समस्या नहीं है। इस NVA-FC को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं GVA-MP पर। कैसे, नेट से कहाँ पर जाना है, ग्रॉस पर जाना है। जब भी नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप कर दो, जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाना है तो प्लस NIT कर दो। तो 100 प्लस डेप, डेप कितना दिया गया है, डेप 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 10, 100 प्लस 10 प्लस NIT, GST दिया गया 20, और
सब्सिडीज दी गई है 15, तो यही इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में से 5 गए, तो कितने बचे, 15 बचे। तो मेरे पास जो एनवीए की वैल्यू थी, एनवीए एफसी की वैल्यू वो थी 100, और इसी वैल्यू को अगर जीवीए एमपी पे ले जाऊंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 125, और 125 की हमें पता चल गई, इसकी वैल्यू है, इसकी एक्स है और इसकी 75 है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिट में जब हम 75 को इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 इक्वल टू एक्स, ग्रॉस वैल्यू एडिट इक्वल टू 200। अगर लैक्स लगाना ज़रूरी है। क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, पहले एनवीएफसी को कन्वर्ट किया जीवीएएमपी में, तो हमें पता चला हमारी जीवीएएमपी की वैल्यू है 125, और हमारा फॉर्मूला क्या है, जीवीएएमपी जो बराबर होता है वो आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन 75 दी गई है, इसको एक्स मान लो, जीवीएएमपी हमें पता है 125 है, इसको इधर माइनस से प्लस पे हो जाएगा, तो ये 200 इक्वल टू एक्स, आंसर कलम। क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपको वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन लगाना समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात कर रहा है, लो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। हमें पता है जीवीए एमपी जो है वो आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन निकाल के बनता है। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया है, कोई समस्या नहीं है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये हम निकाल लेंगे। लेकिन भाई हमें जीवीए एमपी दे दो ताकि हम आराम से निकाल दें। अब जीवीए एमपी की जगह उन्होंने एनवीएफसी दे रखा है, एनवीएफसी दे रखा है, तो हमें भैया हमें तो चाहिए जीवीए एमपी है, हम तो नहीं बदलने से रहे। तो जब भी नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है प्लस डेप, जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है प्लस एनआईटी। अब 80 दिया गया है, डेप कितना है 20 दे दिया, तो 80 प्लस 20 हो गया, और एनआईटी यहाँ पे फिर 15 और 5 तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। तो जीवीएमपी हमें पता चल गया कितना है 110, और जब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ आएगी, जब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ आएगी तो 200 में से 110 माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका x जो होगा वो कितना होगा, 90। जब आउटपुट इतना है, जीवीए 110 है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना रहा होगा, 90 लाख। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बातें बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। और कोई टेंशन? यहाँ पर दिया गया NVAFC, और आपको फॉर्मूला तो वही है, हमारे पास एक ही है कि GVAMP इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजप्शन, अरे आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना होगा? अब आउटपुट देखो, अब इस क्वेश्चन को मेरे पास जगह कम दिख रही है सॉल्व करने के लिए, मैं कहाँ पर सॉल्व करूँ, यहीं पे कर देता हूँ। आउटपुट देखता हूँ सबसे पहले भैया, ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूस विद लाइफ स्पैन, ठीक है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, सेल्स और अनसोल्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर प्लस चेंज इन स्टॉक, दोनों दिया गया है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हमें दोनों पता चल गया कितने आ गए, 22। आउटपुट हमारे पास 22 है। इंटरमीडिएट गुड्स ये दिए रखे हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड मतलब एक बार यूज़ करके ख़त्म हो जाएंगे, तो कितने हैं, 5। ये है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। तो जीवीएएमपी तो मेरा निकल गया, टोटल मिलाकर 17 है। अब मुझे निकालना है एनबीएफसी। ग्रॉस से नेट पर जाना है माइनस डेप, और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना प्लस एनआईटी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। अच्छा, डेप्रिसिएशन ये दिया रखा है, आपके पास जो सामान है वो 10 साल चलने वाला है और उसकी कीमत 10 लाख है, तो हर साल उसका डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो 1 लाख रुपए का लग रहा है। यहाँ पे लिखा है आपके पास ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं जिनकी लाइफ 10 साल है और उनकी कीमत भी 10 लाख है, तो हर साल वो कितने का ख़त्म होंगे, 1 लाख रुपए का उन पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अच्छा, टैक्सेस कितने दे रखे हैं, टैक्सेस सीधे सीधे दे रखे हैं 1। तो अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है और टैक्सेस प्लस करने हैं। तो मेरे पास NVAFC निकालने का फॉर्मूला बन गया, GVA जो मार्केट प्राइस पर दे रखा है, इस पर माइनस करो डेप, प्लस करो एनआईडी, और दोनों ही कंडीशन में दोनों का आंसर क्या है, 1 है। तो 17 माइनस 1 डेप प्लस 1 एनआईडी, तो आंसर क्या आएगा, 17 का 17 है, गलत कर दिया। हाँ, लोचा हो गया, 1 मिनट।
हमारे पास मार्केट प्राइस है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है, तो मैंने उल्टा कर दिया, माइनस NIT करते हैं। सॉरी बेटा, सॉरी, आपको ही असुविधा के लिए हमें पूरी तरह से खेद है, तो उल्टा मैंने फॉर्मूला लगा दिया। जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आते हैं तो माइनस NIT करते हैं, जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाते हैं तो प्लस NIT करते हैं, और जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो माइनस NIT करते हैं। और मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया था, इस वजह से मेरा लोचा हो गया। तो अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 15। सॉरी, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जहाँ पर GVA दिया गया है मार्केट फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है, GVA FC पे निकालना है, ठीक है ना। पहले हम MP पे निकाल लेना, हम GVA MP पे निकाल लेंगे, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन सामने पता है। अच्छा, यूनिट सोल्ड किए हैं, सामान बेचा 1000 यूनिट, ठीक है, और 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचा। जहाँ से तो सेल निकल आएगी, टोटल सेल्स कितने की है, 1000 यूनिट बेचे हैं 30 रुपये के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से सेल हो गई 30 और 30, 30,000 रुपये का सामान बेचा है, ठीक है, 30,000 रुपये का सेल्स दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, तो क्लोजिंग है 3,000 रुपये का, ओपनिंग है 2,000 रुपये का, तो मतलब प्लस कर सकते हैं हम 1,000 रुपये, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चेंज इन स्टॉक हो गया। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वो भी दिया गया 12,000 रुपये, और सामने सामने हमारा GVA MP तो बन गया 40,000 माइनस 12,000, और ये हो जाएगा हमारा टोटल मिलाकर, ये हो जाएगा हमारा टोटल मिलाकर 28,000 का GVA हो गया। निकालना है FC। जब भी GVA एट मार्केट प्राइस को GVA फैक्टर कॉस्ट पर ले जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा भैया, पिछले अभी गलती की है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर ले जाना है, उल्टा ले जाना भैया, माइनस NIT करना है। पहले मैं प्लस कर चुका था, 28,000 माइनस NIT। कहाँ पर दिए गए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस तो दिए गए हैं, सब्सिडीज देख लो यहीं पर दिए गए हो, सब्सिडीज नहीं दी गए हैं, 6,000 तो नहीं है, तो जीरो मान लो, 22,000 रुपया आंसर आ जाएगा। GVA FC फिर से गलत कर दिया, फिर से गलत कर दिया, एक मिनट, मैंने गलत किया कि इन लोगों ने गलत किया, ये भैया मैंने तो सही किया था वैसे, 30,000 तो आना ही था। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सॉरी बेटा, ये 1,000 था, ओहो, और मैंने यहाँ पे 1,000 को 10,000 मान लिया। अक्सर ये गलतियाँ होती रहती हैं क्वेश्चन कैलकुलेट करते समय। बिल्कुल सही कर रहे थे हम क्वेश्चन, और बिल्कुल सही क्वेश्चन करते करते हम लोगों ने लोचा कर दिया, और लोचा ये हुआ हमारे साथ कि हमने 1,000 को 10,000 पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, रात के 1 बज चुके हैं, इसलिए आंखों पर असर ज़्यादा दिख गया है। 31,000 हो जाएगा, और 31,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा GVA MP। हाँ, तो अब ये आंसर आएगा कितना, 31,000 में से 12,000 आपको माइनस करने हैं, तो 31,000 में से अगर 10,000 माइनस करने होते तो 21,000 और 2,000 और 19,000 रुपये का आपका GVA MP निकलेगा। अच्छा, GVA MP तो हमारा निकल गया 19,000, और इसको FC में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 19,000 में से माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या पढ़ना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। क्या करना है हमें, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे मार्केट प्राइस पे जानते हैं प्लस NIT, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस NIT, और NIT 6,000 दिए गए हैं, और सीधे 6,000 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13,000। मेरे हिसाब से आप सही है बिल्कुल। ये लोग एक साथ कर लेते हैं, इनमें मत जाना, ये कंफ्यूज करते हैं। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि सबसे पहले आप फॉर्मूले में जो चीज़ दी गई है, आपको फॉर्मूले में जो चीज़ दी गई है आप वही निकालिए, आप फालतू की चीज़ों में मत निकालिए। आपको फॉर्मूले में आपको पता है कि ये मेथड एक्सपेंडिचर, वो वैल्यूएटेड मेथड का क्वेश्चन है, और वैल्यूएटेड मेथड से GDP MP निकलती है, GVA MP निकलता है, तो सबसे पहले आप GVA MP ही निकालिए, और फिर आप बाकी की चीज़ें प्रैक्टिस करिए, बाकी चीज़ें आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए। ये सबसे सिंपल तरीका है। अब बस थोड़ी देर का 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग शुरू होते हैं हमारा दूसरा मेथड जो है इनकम मेथड, और इनकम मेथड के बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे, और फिर एक्सपेंडिचर मेथड के बाद जो बची हुई चीज़ें वो देखेंगे, और हमारा फिर ये चैप्टर खत्म। टाटा बाय बाय, ओके। तो 2 मिनट में हम लोग फिर से मिलते हैं।